कि यहाँ जो परचेज है वो परचेज कौन करता है सर मेडिसिन की? मेडिसिन की परचेज तो हमारे भी आप पे ही होती है। हमारी पोजीशन है यहाँ पे एक लाले वाली। हमारी पोजीशन है यहाँ पे एक लाले वाली। तो हमें तो इस चीज का नॉलेज भी नहीं होता इस पे, क्योंकि रेट्स पे तो हमारा कोई सिस्टम नहीं है कि रेट्स पे हमारा कोई रेट्स तो ये तो मेरे को लगता है फार्मेसी काउंसिल से होते होंगे। सरकारी खरीद हो रही है तो सरकारी खरीद में हम कॉम्पिटिटिव रेट्स क्यों नहीं लेते हैं? और अच्छा, मतलब खरीदारी आप करते हैं, लेकिन क्या खरीदना ये डॉक्टर डिसाइड करेगा। आप मुझे ये बता दीजिए कि इस दुकान को यहाँ खोलने का मकसद क्या है सर? जो मार्केट में जो कोई चीज अगर 20 रुपए की है तो हम 18 की दें, 10% तक उसको एग्जैक्टली सर। हाँ, 2-3% का मार्जिन होता है हमारा चार का डिस्काउंट देने के बाद। दर्शकों स्वागत है, मैं हूं आपका रवि रौनकर। पिछले एपिसोड में हमने आपको बताया था कि किस तरह से यहाँ का ऊना का रीजनल हॉस्पिटल और कुछ दवा विक्रेता मिलकर आम आदमी के ऊपर किस तरह से आर्थिक बोझ डाल रहे हैं। उनको 3 से 4 गुना और कई जगह तो 6 गुना महंगी दवाइयाँ दी जा रही हैं। अब क्या हो रहा है, मैं आपको एक छोटी सी पिक्चर दिखा देता हूँ कि क्योंकि दवा का कारोबार खरबों रुपए का है, ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स की ये गेम है, पूरी मार्केट बहुत बड़ी है। मुद्दे पे आते हैं कि ऊना का रीजनल हॉस्पिटल 4 मुख्य दुकानें हैं इस अस्पताल में। एक है एक फार्मेसी अस्पताल के भीतर ही, जो कि सरकारी दवाखाना है जहाँ पर फ्री दवाइयाँ मिलती हैं। बहुत खुशकिस्मत होते होंगे वो मरीज जिनको कि सिविल अस्पताल में रीजनल अस्पताल में पूरी तरह से फ्री दवाइयाँ मिल जाती हैं, सारी जो उनकी डॉक्टर लिखते हैं। लेकिन ऐसा है नहीं असल में। दूसरी हम दवा की दुकान पे आते हैं, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है जन औषधि, कि आम आदमी को सस्ती और अच्छी जेनरिक दवाइयाँ दी जाएं, सस्ती दवाइयाँ दी जाएं, ताकि क्योंकि डॉक्टर के पास ओपीडी में मरीज जाता है तो डॉक्टर 4-5 तरह की दवाइयाँ लिख देता है उसकी बीमारी के हिसाब के अनुसार। तो अगर उसको असल में महंगी दवाइयाँ खरीदनी पड़ती हैं, 4000, 5000, 2200, 2500, 3000, वो भी एक हफ्ते की। कई बार वो उस दवा के कोर्स में कटौती करता है, जो कि अपने आप में एक उसकी सेहत के लिए खतरे की बात है। खैर, जो दूसरी दुकान है जन औषधि की, पहली मैंने आपको बता दी कि डिस्पेंसरी है, यहाँ पर फ्री दवाइयाँ मिलती हैं, लेकिन वहाँ पर फ्री दवाइयाँ नहीं मिलती, सारी दवाइयाँ नहीं मिलती। फ्री मिलती हैं लेकिन कुछ दवाइयाँ मिलती हैं। उसके बाद आ जाती है जन औषधि, जो कि पीएम का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, जो कि फेल हो चुका है। अगर आप रीजनल अस्पताल ऊना में जाएंगे तो आपको वहाँ पर कबूतर मिलेंगे और उसकी शेल्फों के ऊपर ढेर सारी धूल, यानी कि प्रोजेक्ट धूल फांक रहा है। जन औषधि केंद्रों पर मिलने वाली दवाओं की कीमत बाजार में जो दवाएं मिलती हैं उसी क्वालिटी की, लेकिन जन औषधि केंद्र में 50% से 90% तक उसकी कीमत कम होती है। जैसे कैंसर की बीमारी के इलाज में जो दवा उपयोग में आती है, वो दवाई बाजार में करीब 6,500 रुपए की मिलती है। वही दवा जन औषधि केंद्र में सिर्फ 850 में उपलब्ध है। फिर आते हैं तीसरी दुकान के ऊपर। तीसरी दुकान जो है वो एक प्राइवेट दवा विक्रेता है। मामला ऑलरेडी विवादों में है। वो हाई कोर्ट में इस वक्त वो केस चल रहा है कि इतने कम दाम पे मात्र 9800 रुपये में ऊना जैसे बड़े अस्पताल में दवा की दुकान अंदर कैंपस में दे दी गई। उसके ऊपर ऑलरेडी एक विवाद चल रहा है और जो हमारे पास सबूत आए हैं, जो एविडेंस हमें मिले हैं, वो ये कहते हैं कि अंदर से डॉक्टर ब्रांड लिखता है और वो ब्रांड जो है उसी दवा की दुकान पर मिलता है, जिससे कि आम आदमी के ऊपर बहुत ज़्यादा आर्थिक बोझ पड़ जाता है। अब चौथी दवा की दुकान के बारे में, जिसके बारे में ये वीडियो बना रहा हूँ, वो है सिविल सप्लाई विभाग की, यानी कि खाद्य पूर्ति विभाग जो है उसकी दुकान है। उसके अपने कर्मचारी वहाँ बैठते हैं, फार्मासिस्ट बैठते हैं, वो सरकार का डिपार्टमेंट दवा खरीदता है। मैं ऊना डिस्ट्रिक्ट वालों को और हिमाचल के लगभग सभी जिलों में ये मॉडल है, जिसमें कि सिविल सप्लाई ऊपर लिखा होता है कि सरकारी दवा की दुकान इस तरफ है। दर्शकों, इसकी जब आप हकीकत जानेंगे कि जो सरकार द्वारा खरीदी की दवाइयाँ मरीजों को उपलब्ध करवाने के लिए जो जिम्मेदारी उस दुकान को सौंपी गई है, इस विभाग को, सिविल सप्लाई विभाग को जो जिम्मेदारी सौंपी गई है, वो जिम्मेदारी नहीं निभा रहे। वहाँ पर क्या हो रहा है, वहाँ पर भी 3 से 4 गुना अधिक महंगी दवाइयाँ दी जा रही हैं। जब हमने
इस प्रोजेक्ट के इस स्टोर के जो एरिया मैनेजर है इस इलाके का, इस रीजन का, उनसे बात करने की कोशिश की पंकज शर्मा से। तो उन्होंने बोला कि हमारा काम लाला जैसा है, हम दवा खरीदते हैं और बेचते हैं। वो दवा कौन सी होगी ये डॉक्टर डिसाइड करता है। वो ब्रांड कौन सा होगा, दवा नहीं, ब्रांड। दवा और ब्रांड में फ़र्क है। दवा मीन्स कि जो सॉल्ट, वो जो मॉलिक्यूल जो कि वैज्ञानिकों ने रिसर्च के बाद तैयार किया और उसका कमर्शियलाइजेशन किया, वो ड्रग जो मार्केट में आ गई, वो तो केमिकल एक फार्मूला रहता है जिसे हम सॉल्ट नेम कह देते हैं आम भाषा में। लेकिन जो डॉक्टर्स लिख रहे हैं वो ब्रांड लिखते हैं। अधिकतर डॉक्टर जो हैं ऊना के, वो ब्रांड लिखते हैं। सरकारी अधिकारियों की मैं बात कर रहा हूँ, सरकारी मेडिकल ऑफिसर्स की मैं बात कर रहा हूँ, सरकारी डॉक्टर की बात कर रहा हूँ, वो ब्रांड नेम लिखते हैं। तो अधिकारी का कहना था, आप खुद सुन लीजिए वो क्या कहते हैं। सर मैं यहाँ पर जो सिविल सप्लाई का जो आपकी यहाँ पर जो फार्मेसी है, फार्मेसी, अच्छा ये दवाई की दुकान जी? जी जी, यहाँ पर रीजनल अस्पताल के अंदर ही। हाँ। तो सर मैं थोड़ा जानना चाह रहा था कि यहाँ जो परचेज है वो परचेज कौन करता है सर मेडिसिन की? मेडिसिन की परचेज तो हमारे भी आप पे ही होती है। क्या हम ये चीज़ देखते हैं कि रेट कम्पिटिटिव हैं? क्या हम कुछ ऐसा देखते हैं? क्योंकि आपकी जो दवा की दुकान है उसमें तो कोई भी ब्रांडेड, मतलब स्टैंडर्ड की बात करूं मैं, जो एस्टेब्लिश्ड ब्रांड्स हैं, फाइजर है, कैडिला है, रैनवैक्सी है, सिप्ला है, हाँ। इसके ब्रांड्स क्यों नहीं होते? मतलब यहाँ पर हम देखते हैं कि लोकल ब्रांड्स होते हैं सर, जिनका कोई मार्केट में कोई ब्रांड्स, देखिए ब्रांड्स का डिपेंड करता है डॉक्टर्स पे। ब्रांड्स के बारे में तो हमारे पास तो जो एक तरीके डॉक्टर कैसे डिसाइड करेगा सर? जो स्टैंडर्ड मेडिसिन है वो तो चेन्नई में भी वही मिलती है और ऊना में भी वही मिलती है। जो स्टैंडर्ड की मेडिसिन हैं वो तो थ्रू आउट इंडिया एक जैसी होती हैं। मतलब डॉक्टर की कार्यप्रणाली पे मैं नहीं, मैं आपसे ये मैं ही जानना चाह रहा हूँ कि हमारा, देखो हमारी पोजीशन है यहाँ पे एक लाले वाली अथॉरिटी, वो तो मतलब बेस्ट उसे सर मैं कि वो क्या लिखना है क्या नहीं, हमें तो इस चीज का नॉलेज भी नहीं होता, इल्म भी नहीं होता है। तो सर नहीं, पर आप इसको देख रहे हैं। मेरा प्रश्न ये है कि एक जो स्टैंडर्ड की मेडिसिन है, जो कि विश्व विख्यात ब्रांड्स हैं, उनकी दवा का पत्ता जो है वो 300 रुपये में मिल रहा है, और जो कि अनजान इस तरह का नाम है, वो पत्ता जो है वो 400 रुपये में बिक रहा है। ऐसा क्यों? अब ऐसा तो रेट, मैं रेट की बात कर रहा हूँ सर। मतलब कौन सी बता सकती है इस पे, क्योंकि रेट्स पे तो हमारा कोई सिस्टम नहीं है कि रेट्स पे हमारा कोई। हु डिसाइड द रेट सर? हु डिसाइड द रेट? आपका मुक्सिक लैब का पता 6 रुपए का भी आता है, 6 रुपए की गोली भी है और 30 रुपए की गोली भी आती है। सर मैं ये कह रहा हूँ कि कौन डिसाइड करता है रेट्स? हाँ जी, रेट्स कौन डिसाइड करता है कि कौन से रेट पे हम मरीजों को दवा देंगे? तो इस चीज के बारे में तो हमारा कोई रेट्स तो ये तो मेरे को लगता है फार्मेसी काउंसिल से होते होंगे, एमआरपी जो भी। सर जो खरीद नहीं, मैं कह रहा हूँ खरीदना है, जो खरीदना है वो किस रेट पे खरीदना है, ये डिसाइड आप करते हैं क्या? तो ये पता लगा है कि जिस दवा को हम 200 रुपये में खरीद सकते हैं, वो यहाँ 400 रुपये में खरीदी जाती है, 500 रुपये में खरीदी जाती है। फॉर एग्जाम्पल एक प्लास्टर की हम बात करें तो एक लाइट वेट प्लास्टर जो है वो 300 रुपये में होलसेल मार्केट पे इजीली अवेलेबल है। इसमें तो ऐसा है, इसमें वो 1100 रुपये क्यों मिल रहा है सर? वो यही पता करें कि कौन सा क्या लिख रहा है, कौन सा, उसके बारे में। मेडिसिन में नॉर्मली 10.25% तक तो है ही है, पर सर सर्जिकल में ज्यादा होता है। हमें जो चीज़ें पता लगी हैं उस हिसाब से आप जो दवा बेच रहे हैं वो आप तकरीबन 300 से 400% महंगी बेच रहे हैं। 10% डिस्काउंट से क्या मिल जाएगा? मान लीजिए जिस दवा को आप 50 रुपये में या 100 रुपये में खरीद सकते हैं, अगर आप उसको 400 या 300 रुपये में बेचेंगे तो सर फिर आप अगर 10% आपने डिस्काउंट दे भी दिया तो क्या मिला? नहीं, अब रेट किसी की एमआरपी तो हम नहीं डिसाइड कर पाएंगे ना, कोई कंपनी की। सर आपके पास वैरायटी ऑफ ब्रांड्स हैं दवा के, जो कि स्टैंडर्ड के हैं, जो कि मतलब एस्टेब्लिश्ड ब्रांड्स हैं, जो कि डॉक्टर लिखते रहे हैं, एथिकल ब्रांड्स। आप वो सस्ते खरीद सकते हैं, तो आप महंगे क्यों खरीद रहे हैं, वो भी नॉन एस्टेब्लिश्ड प्रोपेगेंडा कंपनीज के? बात सुनो मेरी, कि कोई ग्राहक जो लेगा उसको जो लिखा हुआ वही चीज लेके जाएगा वो, या किसी मतलब कोई डॉक्टर लिख रहा है उस पे कोई फार्मासिस्ट बाहर बैठा है या कोई केमिस्ट है, डॉक्टर के लिखे हुए से ज्यादा पावर फार्मासिस्ट की हो जाए, ये तो अच्छी चीज थोड़ी नहीं है। डॉक्टर तो 100 लिखता है ना, डॉक्टर ने तो 100 लिखते हैं, ब्रांड भी लिखते हैं, लेकिन जो ब्रांड लिखे जा रहे हो तो थोड़ा ना रहा सर। कमाल कर रहे हो, सिविल सप्लाई की दुकान है आप, तो आपका मकसद क्या है सर? सस्ती दवा उपलब्ध कराना या फिर महंगी दवा उपलब्ध कराना?
मेरे भाई आप बात को किसी और ही साइड खींच रहे हो। हमने फिर मिस्टर पंकज शर्मा से पूछा कि आप कम्पिटिटिव रेट्स क्यों नहीं उठाते, मीन्स कि बाजार में ऑलरेडी आपकी दुकान पे सिविल सप्लाई विभाग की सरकारी दवा की दुकान पर ऊना अस्पताल के बीचों बीच जो मौजूद है, आप उसके लिए ऐसी दवाइयाँ क्यों नहीं खरीदते जो कि स्टैंडर्ड की हों, या फिर पीएम मोदी का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है कि जेनिक ड्रग्स, अच्छी जेनिक ड्रग्स क्यों नहीं रखते, ताकि जो पत्ता वहाँ 400 रुपये का या जो सामान वहाँ पर 1100 1150 का वहाँ पर आप दे रहे हैं, सरकारी दुकान में मरीजों को दे रहे हैं, वो तो मार्केट पे होलसेल मार्केट में वो 300 रुपये का है। जब मैंने पंकज शर्मा से पूछा कि भाई ये दवा की दुकान, जो सरकारी दवा की दुकान है, ये खोली क्यों गई है, तो सुनिए उन्होंने क्या बोला। इस दुकान को यहाँ यही है कि जो मार्केट में जो कोई चीज अगर 20 रुपए की है तो हम 18 की दें, 10% तक उसको एग्जैक्टली सर, discount बिल्कुल आपने इसके पीछे जो सिद्धांत है, जो मोटिव आपका, आपने बता दिया कि आप सस्ती अफोर्डेबल दवाइयाँ उपलब्ध कराना चाहते हैं मरीजों को, बिल्कुल है ना। लेकिन सर मैं आपको बता दूं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप 3 गुना महंगी दवाइयाँ यहाँ पर बेच रहे हैं सर। ठीक है सर, आपने पूरी कहानी बता दी मुझे और थैंक यू सो मच। दवा की दुकान खोलना सरकार की मैं बात कर रहा हूँ, बीजेपी गवर्नमेंट, हिमाचल प्रदेश की बीजेपी गवर्नमेंट, इन्होंने जो सिविल सप्लाई के जो दवाखाने खोल रखे हैं अस्पतालों में, उसका मुख्य उद्देश्य है कि आम आदमी को अफोर्डेबल जेनेरिक ड्रग्स दी जाएं। अब ये अधिकारी कह रहे हैं कि हम लाला लोग हैं, हमारा काम लाला का है, हम सिर्फ माल खरीदते हैं, यानी कि हमारा काम है बेचना, वो डिसाइड करते हैं डॉक्टर। तो अब सवाल उठता है सेहत मंत्रालय से कि आपने डॉक्टरों को ये अधिकार कैसे दिया कि कौन सा ब्रांड। आपके स्टोर खोलने का जो उद्देश्य था वो तो सिंपल यही था कि हम सस्ती अफोर्डेबल ड्रग्स प्रोवाइड करेंगे, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, आप नॉन एस्टेब्लिश्ड ऐसे ही गुमनाम ब्रांड्स को आप बड़े ब्रांड्स के दाम से भी अधिक पर खरीद रहे हैं और आम आदमी को लूट रहे हैं। मैं अक्सर मेरे से सवाल पूछे जाते हैं कि आप स्वां में क्यों ये वीडियो शूट करते हैं, तो ये एक मैसेज भी है। मैं आपको छोटा सा एक, आपको स्क्रीन पर आप फोटो देख रहे हैं, ये फोटो 1948 की है, जब आखिरी वक्त भारत में चीता देखा गया था। चीता, जी हाँ चीता। आज भारत से ये प्रजाति विलुप्त हो चुकी है। अगर आपको मैं मोटा मोटा बता दूं, अगर टूर एंड ट्रैवल जो एजेंसीज हैं, अगर आप उनसे बात करेंगे, उनसे पूछिए कि मुझे चीता देखना है, तो आपको रास्ता बताएगा अफ्रीका का। आपको अफ्रीका जाना पड़ेगा, 4 से 4.5 लाख रुपया पैकेज का खर्च है, आपको वो खर्चना पड़ेगा और आपको चीता देख के फिर भारत वापस लौटना पड़ेगा। तो अगर हम अपने चीतों को बचा लेते तो क्या आज हमें वैसा ही स्वां में हुआ है। स्वां में अंधाधुंध जब यहाँ पर अवैध खनन हुआ, क्योंकि ऊना की डिमांड पूरी करने के लिए स्वां का एक छोटा सा हिस्सा ही काफ़ी था, लेकिन इस स्वां नदी से रेत निकालकर, यहाँ से बजरी निकालकर, इसका खनन करके इसको खाली कर दिया गया है। यहाँ से अलग अलग ज़िलों में, हिमाचल के अलग अलग ज़िलों में रेता जाता है, यहाँ से इवन दो पंजाब में जा रहा है, तो वो भूख कभी ख़त्म नहीं होगी। इसलिए स्वां में भी एक वन्य जीवन था। यहाँ पर अलग अलग तरह के पंछी हुआ करते थे। कुछ बुजुर्गों का कहना है कि यहाँ पर 30 से 40 नीलगायों के झुंड हुआ करते थे। यहाँ पर अलग अलग प्रजातियाँ जो थी वो बिल्कुल सामने देखी जा सकती थी। लेकिन आज अगर आप घूम लेते हैं स्वां में, आपको यहाँ पर कोई वन्य जीवन नहीं मिलेगा सिवाय कुछ पंछियों के जिनके घोंसले पेड़ों के ऊपर हैं, और कुछ पंछी जो कि यहीं रेत में अंडे देते हैं, वो प्रजातियाँ कुछ बची हुई हैं। बार बार रोज़ाना जब हज़ारों ट्रैक्टर और ट्रॉलियाँ यहाँ से गुजरेंगे, तो ये पूरा स्वां का जो वातावरण है वो दूषित होता है। उनका जो हैबिटेट है, उनका जो कुदरती घर है, वो डिस्टर्ब होता है। इतनी डिस्टर्बेंस में जानवर नहीं रह सकता। तो इसलिए एक मैसेज भी है। लेकिन मैं आपको फिर बताना चाहता हूँ कि अगर आपके पास भी कोई जानकारी है, अगर आपके पास कोई जानकारी है जो कि आप हमसे शेयर करना चाहते हैं, आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 7696310022 7696310022 इसके ऊपर आप मैसेज कर सकते हैं।